Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Today's topic is nature and scope of financial management. So, we will be discussing what is financial management, what are the approaches of financial management, or you can say what is the scope of financial management. So, finance. So, let's discuss introduction. So, finance, you know, it is defined as the provision of money at the time when it is required. फाइनेंस को हमने क्या बोला है कि जब भी आपको पैसा चाहिए और आपको तब ये मिल जाए तो उसको हमने फाइनेंस बोला है। तो बिजनेस के अंदर फाइनेंस का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, हमेशा से ही वो रहा है। और हर एक एंटरप्राइज को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको फाइनेंस चाहिए अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो फाइनेंस होल्ड्स a very important place in the business, in all the business activities, and the success of a firm depends on finance. In fact, you can say the survival is dependent upon finance. So it not only survival, but it is dependent upon how efficiently you are acquiring the finance and utilizing the finance. So it's very important. So what is financial management? Financial management has become a separate subject from from economics. So financial management is that part of managerial process which is concerned with the planning and controlling of firms financial resources. तो ये मैनेजरियल प्रोसेस का वो पार्ट है, ये जो एक मैनेजरियल प्रोसेस आपकी होती है, जो आपके बिजनेस मैनेजमेंट है उसका पार्ट बन गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये ठीक उसी तरह से जो बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। तो बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिजनेस के जो हैं, बिजनेस के पास जो पैसा है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनकी प्लानिंग से और उनकी कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो पार्ट है उसको हमने एक अलग मैनेजमेंट का नाम दे दिया है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मीन्स कि पैसा कहाँ कहाँ से लेना है, कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करना है फ्रॉम सुटेबल रिसोर्सेज, कि पैसा कहाँ कहाँ से आपको प्रोक्योर करना है, कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना है पैसे को, कौन कौन से रिसोर्सेज से आप पैसा लेंगे, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ सच फंड्स, और उनका एफिशिएंटली आप यूज कैसे करोगे, इस बात से संबंध रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये दो ही बातें आपने मेन याद रखनी है जब भी आप इंट्रोडक्शन तैयार करते हो एफएम का, कि ये एक वो मैनेजरियल प्रोसेस है विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि ये फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग और कंट्रोलिंग है। और दूसरी कि ये जो है इट इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि पैसा कहाँ कहाँ से, फंड्स कहाँ कहाँ से उठाने हैं। और दूसरा, सिर्फ पैसे को इकट्ठा नहीं करना है बल्कि उसका कुशलता पूर्वक प्रयोग कैसे करना है इन फंड्स का, ये भी देखा जाता है। तो पहले क्या होता था, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट अब रिसेंटली 1950 के बाद ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया है और ये स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है और इसकी कोई खुद की कोई यूनिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि बिजनेस के जो सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, तो हमें एक फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत पड़ती है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है। So now the next thing is scope of financial management, or you can say approaches of financial management. You can say approaches to finance function is also known by this topic, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी अप्रोचेस क्या क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही एक अलग से फील्ड ऑफ स्टडी बन गया था, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ा फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और इसके एफिशिएंट यूज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंटली देखा जाने लगा। तो फाइनेंस के अंदर काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस आए हैं इसकी स्टडी में। पहले जो था ये सिर्फ
फंड्स को रेज करने से रिलेटेड रहता था बस, कि आपको सिर्फ फंड्स रेज करने हैं। बट एट प्रेजेंटली ये बात सब लोग जानते हैं कि ना सिर्फ फंड्स को रेज करना बल्कि उनका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बिजनेस की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में, क्योंकि हर जगह आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग फाइनेंस जो फंक्शन है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका स्कोप या उसकी अप्रोचेज को पढ़ें। तो दो अप्रोचेज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? तो इन द वेरी स्टार्टिंग द रोल ऑफ एफएम वाज ओनली फॉर रेजिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड। पहले सिर्फ फंड्स को एक्वायर करने तक ही आपका स्कोप रहता था। एट प्रेजेंटली आपका जो स्कोप है वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी हो गया है। तो पहले की जो अप्रोच थी उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, अब की जो अप्रोच है उसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। तो लेट्स डिस्कस बोथ अप्रोचेज। ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन, या इसको बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस अप्रोच के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल था या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप था वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि आपको फंड्स कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना है, इस बात को लेकर के रहता था बस। तो ये फंड आपको बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर चाहिए होते थे, तो उसी दौरान ही फाइनेंशियल मैनेजर की नीड होती थी, और उसका सिर्फ एक ही मेन पर्पज होता था कि पैसों को सूटेबल टर्म्स के ऊपर कैसे कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाए। तो इस अप्रोच के अंडर आपको तीन चीजें आपको स्टडी की जाती थी। आपको सिर्फ तीन चीजों का ध्यान देना होता था फाइनेंशियल मैनेजर को। पहला था इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से आपको मिलेगा, कौन कौन से बैंक से या कौन सी बड़ी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपकी आईसीआईसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए थे, कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना होता था। दूसरी बात थी इश्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि आपको कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करने हैं, जैसे आपका डिवेंचर हो गया, आपके शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको पैसा चाहिए तो ये इशू करने पड़ेंगे आपको, तो ये आपको ध्यान रखना होता था कि कैसे इशू करें, कितनी रेट पे करें। और तीसरा होता था लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इट्स सोर्सेज ऑफ फंड, कि आपने जिन लोगों से पैसा लिया है उनके साथ आपका लीगल और अकाउंटिंग रिलेशनशिप कैसे चलेगा, बैंक में अकाउंट वगैरह खुलवाना, उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये मेन तीन चीजें फाइनेंशियल मैनेजर ध्यान में रखता था। उसको सिर्फ इन्हीं तीन बातों की चिंता होती थी कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है, कौन से इंस्टीट्यूशन से लेना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को इशू करना है, और उनके साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सिर्फ उसका एक मेन पर्पज होता था कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर का एक ही काम होता था कि सिर्फ फंड्स को रेज करना बाहर की पार्टीज के साथ, और इसको इस बात का कोई मतलब नहीं होता था कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो कोई और देखता था। जो फाइनेंशियल मैनेजर था ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ द फंड। उसको सिर्फ पैसे इकट्ठे करने से मतलब था, और वो भी बड़े बड़े, जब बहुत बड़े इवेंट होते थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे आप बिजनेस को फैला रहे हो, या नया प्लांट ले रहे हो, या बिजनेस को आप लिक्विडेट कर रहे हो, या बिजनेस को आप किसी और बिजनेस को आप परचेज कर रहे हो। तो इस दौरान जो बड़े बड़े डिसीजन के टाइम पे ही उसकी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि पैसा चाहिए होता था। बाकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, उनको डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस क्या थी ट्रेडिशनल अप्रोच की? ये जो अप्रोच थी ये 1950 तक चली। अप टू 1950 इस अप्रोच ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, बट आफ्टर 1950 जब बड़े बड़े बिजनेसेस आ गए, कंपनीज बन गई, तब ये अप्रोच फेल हो गई। तो इस अप्रोच को क्यों डिस्कार्ड किया गया? पहली बात तो ये थी कि मोर एम्फेसिस ऑन रेजिंग ऑफ फंड्स, कि इस अप्रोच ने ज़्यादा जोर किस बात पर डाला कि फंड्स कहाँ कहाँ से लेके आने, एक्सटर्नल सोर्सेज थे, और इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे होगा इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ये सिर्फ रेजिंग ऑफ फंड से रिलेटेड था। तो एक्सटर्नल पार्टीज जो थी उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बनेगा, जैसे बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो
कैसे यूटिलाइज होंगे फंड, इस बात पे कोई ध्यान नहीं रखा था। तो इसने सिर्फ रेजिंग ऑफ फंड के ऊपर ज़्यादा जोर डाला, यूटिलाइजेशन कैसे होगा इस बात पे कोई जोर नहीं था। दूसरा मेन पॉइंट, नॉन कॉरपोरेशन जो एंटरप्राइज थे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कोई नहीं देखने वाला था इस अप्रोच के अंदर। जो जो फाइनेंस जो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस थे उसके ऊपर ज़्यादा जोर था इनका कि वो कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनको कैसे फंड्स रेज होंगे। बट जो नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइज है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, इंडिविजुअल जिसको हम बोलते हैं, इंडिविजुअल जो फर्म का मालिक होता है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो है वो इनके स्कोप से बाहर था। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ कंपनीज के लिए अप्रोच ये अच्छी थी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर से पैसा तो आप ले ही नहीं सकते, तो उनके लिए इस अप्रोच का कोई काम नहीं था। तीसरी जो मेन इसकी लिमिटेशन थी कि मोर कंसर्न टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिंग फिनांस ऑन अकरेंस ऑफ स्पेशल इवेंट। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजर की जो है वो जरूरत कब पड़ती थी, जब बिजनेस के अंदर कुछ स्पेशल इवेंट होते थे। वो स्पेशल इवेंट क्या थे, जैसे कि कोई मर्जर हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, किसी और बिजनेस के साथ आपका मर्जर या एक्विजिशन हो रहा है। तो डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए इस अप्रोच का कोई स्थान नहीं था। ये सिर्फ एक बड़े टाइम पे जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती थी तभी ये अप्रोच पिक्चर में आती थी, और उस टाइम, उस बड़े इवेंट के टाइम फाइनेंशियल मैनेजर से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अब पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन से आएगा और कैसे उसको रेज करना है, इस बात के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाया जाता था, और वो सिर्फ फंड को रेज करने तक ही सीमित रहता था। लास्ट पॉइंट है कि स्पेशल अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये अप्रोच जो है वो एम्फेसिस ज़्यादा जोर डालती थी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर, और जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है जिसको हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बोलते हैं, जो कि आपको छोटे टाइम के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती थी। आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसे चाहिए, जैसे आपके शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, आपने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, बिजनेस को एक्सपेंड किया है, तो बिजनेस को तो छोटे टाइम के लिए पैसों की जरूरत होती है। वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, आपका स्टॉक हो गया, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, इनको संभालने के लिए भी आपको कैश चाहिए, आपको मैनेज करना होता है पैसों को, और उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, उसका इस अप्रोच में कोई स्थान नहीं था। तो तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच थी इसने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल इशू था, और वो फंडामेंटल इशू ये था कि इंटरप्राइज जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करे, कुछ एक में करे बस, और क्या उसकी कॉस्ट होने वाली है, कैसे वो कॉस्ट अलग अलग फाइनेंसिंग से कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी, स्टैंडर्ड फिक्स होगा कि नहीं होगा, तो इन सब बातों का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया था। तो ये क्रूशियल जो इश्यूज थे कि आप ठीक है, आप सिर्फ ये ध्यान रख रहे हो कि पैसा लेना है, अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेना है, आपने ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करोगे, कि कॉस्ट किस में कम आ रही है, कॉस्ट कैसे पूरी करोगे, क्या जो कॉस्ट आ रही है उसको आप स्टैंडर्ड के साथ सेट करके देखा या नहीं देखा, तो कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो सकती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो इन सब बातों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो ये जो अप्रोच थी ये बहुत ही नैरो अप्रोच थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्योंकि इसने सिर्फ फंड को रेज करने तक अपने आप को सीमित रखा। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी, और वो ना केवल फंड को केवल प्रोक्योर करेगी बल्कि इफेक्टिवली यूटिलाइज भी करेगी। तो लेट्स डिस्कस मॉडर्न अप्रोच नाउ। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो इस चेंजिंग बिजनेस सर्कमस्टांसिस में नहीं चल पाई, वो सिर्फ 1950 तक ही पॉपुलर रही। तो कुछ एक कारण रहे इस अप्रोच के आने के, मॉडर्न अप्रोच के, क्योंकि बिजनेस का साइज बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आ गई, फॉर इसके लिए क्या हुआ कि फर्म को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ना केवल एक्वायर करना था बल्कि इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन भी करना था। तो फाइनेंस फंक्शन जो है इस अप्रोच के अंदर दोनों काम करता है, इट कवर्स बोथ। क्या क्या कवर करता है? एक तो एक्वाजिशन ऑफ फंड, ये तो ट्रेडिशनल में भी होता था, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी तो यही करते थे हम कि फंड कहाँ कहाँ से आएगा ये देखते थे। बट इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ एक नई चीज क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी देखा जाता है।
कि फर्म जो है वो इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करेगी अपने रिसोर्सेज को। तो ये जो अप्रोच है ये एक एनालिटिकल वे है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखने का। एनालिटिकली आप जो अपने बिजनेस के अंदर जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज है उनको आप हैंडल करते हो, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल अप्रोच ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस अप्रोच के अंडर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज कंसर्न विद द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स। तीन मेजर इश्यूज को आप देखते हो इस अप्रोच के अंदर। पहला तो ये है कि आपको कितने फंड्स चाहिए, फंड कितने चाहिए आपको। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स एन एंटरप्राइज शुड कमिट। वो आप डिसाइड करते हो कि कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोल देते हैं कि आप कौन कौन सी मशीन के अंदर, कौन कौन से प्लांट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो, टोटल पैसा आपको कितना चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये होती है कि हाउ शुड द फंड्स रिक्वायर्ड बी रेज्ड। आपको जितना पैसा चाहिए वो आप कहाँ कैसे रेज करोगे, किस तरह से आप उस पैसे को इकट्ठा करोगे, दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। तो बिजनेस के अंदर दो मेन डिसीजन होते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कितने आपको फंड्स चाहिए, कौन कौन सी मशीन में आप इन्वेस्ट करोगे। दूसरा होता है कि ये जो पैसा आपको चाहिए ये कैसे रेज करोगे, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा कि इन व्हाट स्पेसिफिक एसेट्स द एंटरप्राइज शुड इन्वेस्ट इज फंड, कि कौन कौन सी एसेट्स के अंदर आप इस फंड को इन्वेस्ट करोगे, अपने जो आपने पैसा इकट्ठा किया है कौन कौन सी एसेट के अंदर आप डालोगे पैसा। तो वो भी एक किस्म से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग कि आपकी जो बड़ी बड़ी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे सिलेक्ट करोगे। तो ये तीन मेन क्वेश्चन जो हैं वो तीन फाइनेंशियल मेन प्रॉब्लम है। तो इन तीन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम तीन पार्ट में भी, स्कोप भी बोल सकते हैं इसको। स्कोप का मतलब, अब अगर आप देखोगे कि जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपका, उसके तीन मेजर स्कोप है उसका। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको तीन चीजें लिखनी होती हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि आप कौन कौन सी एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे और कितना पैसा आपको चाहिए वो यहाँ से पता लगेगा। दूसरा डिसीजन होता है मेन कि आपको पता लग गया कि हाउ मच फंड्स यू नीड, कितना पैसा आपको चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि ये फंड जो है कहाँ से आएगा, तो कौन कौन से सोर्सेज से आपको पैसा इकट्ठा करना है और उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। कि फाइनेंस जो है वो कहाँ से आएगा, उसका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा, डिवेंचर से कितना लेना है। इसको हम यूं कह सकते हैं कितने के डिवेंचर इशू करने हैं, कितना शेयर इशू करना है, कितनी रिटेन अर्निंग यूज करोगे, रेफरेंस शेयर कितने इशू करोगे और इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, कि दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो पहला डिसीजन हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कौन कौन सी एसेट के अंदर पैसा यूज करोगे। दूसरा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन कि ये जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, कौन कौन से सोर्सेज से आएगा। और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब कि फर्म जब प्रॉफिट कमाती है उसका कितना पार्ट आप शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दोगे और कितना पार्ट आप अपने पास रखोगे एज ए रिटेन्ड अर्निंग। जो प्रॉफिट का पार्ट आप अपने पास रखते हो, बिजनेस अपने पास रख लेता है, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि आपका जो प्रॉफिट है उसको कितना तो आप डिविडेंड के तौर पे दोगे और कितना आप अपने पास रखोगे, दैट डिसीजन इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन। तो इन द बिजनेस देयर आर थ्री मेन डिसीजंस। पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।